हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक की प्रश्नोत्तरी, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी नेट वगैरह में लगा हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जितनी रचनाएं हैं वो मैंने आपको प्रश्नोत्तरी सहित पढ़वा रखी हैं, करवा रखी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जा करके देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रसाद लिखित चंद्रगुप्त नाटक है ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, आधुनिक। यदि आपका दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट मिलेगा तो मैं और 2 क्लास और इस चंद्रगुप्त नाटक पे लेके आऊंगा। पूरे के पूरे नाटक को क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, प्रसाद जी द्वारा जो लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक है, ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है, क्योंकि चंद्रगुप्त है वो एक मौर्य वंश का क्या है, राजा है और इतिहास प्रसिद्ध एक पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1935, 1937। यदि कोई क्वेश्चन बड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चनों का स्तर कैसा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तो देखिए, चंद्रगुप्त नाटक है, उसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में असंगत कथन है। यह नाटक प्रसाद की नाट्य कला का शिखर बिंदु है। इस नाटक ने तत्कालीन समाज में भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की थी। इस नाटक में 3 अंक हैं। इस नाटक में मुख्य कथाओं के साथ कई उपकथाएं चलती हैं। बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में देखिए, असंगत कथन देखते हैं हम। यह नाटक है प्रसाद की नाट्य कला का शिखर बिंदु है। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है। ठीक है, इस नाटक ने तत्कालीन समाज में भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। यानी कि जो महान विजेता, विश्व का विजेता है सिकंदर, उसको चंद्रगुप्त के माध्यम से हराना, शैल्यूकस को युद्ध में हराना, उस हार मान करके चंद्रगुप्त सिकंदर का वापस लौट जाना और चंद्रगुप्त का मगध का सम्राट बनना, ये सारी चीजें क्या हैं? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने वाली हैं। इस नाटक में 3 अंक हैं। नहीं दोस्तों, इस नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं दोस्तों। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इस नाटक में मुख्य कथाओं के साथ साथ कई उपकथाएं भी चलती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। मुख्य कथा तो किसकी है? चंद्रगुप्त वगैरह की है, शैल्यूकस की हार वगैरह की उसमें है, कार्नेलिया वगैरह की ये है। तो इस पे क्वेश्चन आने वाला है, तब मैं आपको बताऊंगा। चंद्रगुप्त नाटक के कथानक की प्रमुख घटना नहीं है। नंबर 1, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंद कुल का उन्मूलन, सेल्यूकस की पराजय, नंद सुवासनी का विवाह है। बताइए, कौन सी इस नाटक की प्रमुख घटना नहीं है? तो देखिए, सिकंदर है वो भारत पे आक्रमण करता है, शुरुआत के अंक में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में युद्ध होता है और सिकंदर है वो भी क्या है, एक तरह से हार मान करके चला जाता है। तो ये इसकी मुख्य घटना है। नंद कुल के उन्मूलन होता है, चंद्रगुप्त सम्राट बनता है, बिल्कुल सही बात है। सेल्यूकस की भी पराजय होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ही तीनों दोस्तों इसकी मुख्य घटना है। लेकिन नंद और सुवासनी का कोई विवाह नहीं होता है, ये वैसे भी इसकी प्रमुख घटना नहीं है। तो देखिए, सिंगरण है, अलका है, उनकी प्रेम कथा चलती है। राक्षस और सुवासनी की प्रेम कथा चलती है। ठीक है, तो इस तरह इस मेन कथा के साथ साथ में चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की कथा के साथ साथ में कुछ उपकथाएं भी साथ साथ में चलती हैं। चंद्रगुप्त नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। शक्टार, दांडायन, सर्वनाग, नागदत्त। बताइए, चंद्रगुप्त नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। तो देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का पुरुष पात्र कौन सा नहीं है दोस्तों? शक्टार, शक्टार है। दांडैन का नाम भी आया है। शर्वनाग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। नागदत्त का नाम भी आया है। कौन नहीं है दोस्तों? शर्वनाग नहीं है। शर्वनाग नहीं है, ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। वररुचि, आम्भीक, फिलिप्स, पर्णदत्त।
तो देखिए वररुचि भी दोस्तों यहाँ पर आया है, आम्भीक भी आया है और फिलिप्स भी आया है। पर्णदत्त है वो यहाँ पर कोई नहीं है, ये भी स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र नहीं है, एलिस, कल्याणी, मालविका, विजया। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों में आपको बताना है कौन सा उसका स्त्री पात्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों एलिस, एलिस हो जाएगी, ठीक है, एलिस भी आई है, कल्याणी है, कल्याणी आई है, मालविका आई है, लेकिन विजया है ये फिर से स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। तो मैं कुछ आपके पात्रों का नाम यदि बता दूं तो मुख्य पात्र आपके जैसे कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा सबसे पहले नायक है इसका, कार्नेलिया हो जाएगी, पहले पुरुष पात्रों को देखें तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, सिंहरण हो जाएगा, आम्भिक हो जाएगा, गांधार नरेश हो जाएगा, पर्वतेश्वर हो जाएगा। इसके अलावा दांडयायन हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका एनिसा क्रिटीज हो जाएगा, सिकंदर हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा, फिलिप्स हो जाएगा। ये सारे पुरुष पात्रों में हैं। मगध में देखते हैं तो मगध का राजा नंद है, नंद है वो एक पुरुष पात्र हो जाएगा। इसके अलावा महामंत्री जो ब्राह्मण है उसका कौन, वररुचि यानी कात्यायन है, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा राक्षस है वो यहाँ का पात्र हो जाएगा, ठीक है। और स्त्री पात्रों में देखें तो हम कार्नेलिया है, इसके अलावा मालविका है, अलका है, सुवासनी है, ठीक है। नीला और लीला ये दोनों ऐसी छोटी मोटी पात्र हैं, तो इनका जिक्र है वो आता है। इसके अलावा चाणक्य के पिता है चणक का भी जिक्र आता है। इसके अलावा शक्टार का भी जिक्र आता है जो कि सुवासनी का पिता है, ठीक है। तो ये सारे इस नाटक के पात्र हैं। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में असंगत है। इस नाटक में 4 अंकों में 44 दृश्य हैं। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार रस है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। मंचीय दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के नाटकों में सर्वाधिक सफल रहा है। बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में असंगत कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए 4 अंक हैं अभी आपको बताया, और उनमें कितने दृश्य हैं, 44 दृश्य हैं। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार है, बिल्कुल सही बात है। युद्ध के वर्णनों में और जहां पर प्रेम प्रसंग आता है वहां पर श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें बौद्ध धर्म है जो कि मगध का नंद का शासन है, और वैदिक धर्म है जिसका कौन कर रहा है समर्थन, चाणक्य कर रहा है। इस संघर्ष देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मंचीय दृष्टि से ये नाटक दोस्तों प्रसाद के नाटकों में क्या रहा है, उतना ज्यादा सफल नहीं रहा है जितना कि जैसे ध्रुव स्वामी रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत कम ही क्या है, हालांकि पहले तो इसका मंचन हुआ ही नहीं था, बिल्कुल दृष्टि असफल माना जाता था, लेकिन अब आधुनिक मंचों के स्थान मंचों के आ जाने पर थोड़ी सी क्या है, ज्यादा प्रगति हो गई है, तो उस हिसाब से मंच बन गए हैं, तो उनके कुछ मंचों पर इसका है मंचन है वो हो चुका है। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक में गीतों की संख्या कितनी है, 6 गीत, 8 गीत, 11 गीत, 13 गीत। बताइए। चंद्रगुप्त नाटक में गीतों की संख्या कितनी है। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में बीच बीच में गीत आते रहते हैं, तो गीत हैं दोस्तों यहाँ पर 13 गीत हैं। नाटक में आई सुवासनी है मगध की राजकुमारी, सिंधु देश की राजकुमारी, शक्टार की कन्या, तक्षशिला की राजकुमारी। तो देखिए नाटक में एक सुवासनी नाम की पात्र है, और वो कौन है, वो शक्टार की दोस्तों क्या हो जाएगी, कन्या हो जाएगी। शक्टार है वो पहले मंत्री था, जिसको क्या कर दिया है, हम देखते हैं कि नंद ने क्या कर दिया है, बंदी बना करके क्या कर दिया, उसको मरवा दिया है। तो उसकी ही कन्या है जिसको पहले बौद्ध मठों में क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा से वहां पर आ गई है नंद के पास में, और उसकी एक नृत्यांगना के रूप में वहां पर क्या है, रह रही है। आगे चलते हैं। तक्षशिला के राजकुमार के रूप में किस पुरुष पात्र का नाम आया है, आम्भीक, सिंगरण, राक्षस, देवबल।
तो देखिए तक्षशिला का राजकुमार आया है दोस्तों कौन? आंभिक आया है, ठीक है। आंभिक है वो तक्षशिला के गांधार नरेश का क्या है? बेटा है, जो कि किसको? यवनों को यानी कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता देता है। उसके लिए उद्भाण में पुल बनवाता है। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की है। कथन किस पात्र का है? राक्षस, चाणक्य, सिंहरण, चंद्रगुप्त। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की है। कथन किस पात्र का है? तो ये जो कथन है दोस्तों, मालव यहाँ पर वीर है, कौन? सिंहरण है। सिंहरण है वो मालव देश का क्या है? राष्ट्रपति का पुत्र है। और क्या है ये बात वो कहता है। चाणक्य द्वारा किस प्रकार गुरु दक्षिणा चुकाने की बात कही जाती है? सिकंदर के भावी आक्रमण को निष्फल करके, चंद्रगुप्त को मगध का भावी सम्राट बनाकर, भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर, कुलपति की गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा को स्वीकार करके। बताइए। एक से एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, मैंने संकलित करने की कोशिश की है। तो देखिए चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप से हम नाटक की शुरुआत देखते हैं। तब वो कहता है कि भाई मेरे कुलपति ने मुझको क्या है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है, लेकिन यहाँ के भावी स्नातकों को मैं अर्थशास्त्र की शिक्षा दे करके अपने उस गुरु ऋण से क्या करना चाहता हूँ? मुक्त का होना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। कथन किसका किससे कहा गया है? आंभिक द्वारा अलका से, चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य से, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त से, सिंहरण द्वारा चाणक्य से। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है दोस्तों, वो आएगा आपका कथन और कारण का। कथन कारण नहीं, जो कथन है वो किसने किससे कहा है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों कथन है कि आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। ये कहा है सिंहरण ने, कहा है किससे? चाणक्य से कहा है। ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है, ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। कथन किसका किससे है? चाणक्य का आंभिक से, चाणक्य का सिंहरण से, चाणक्य का नंद से, चाणक्य का पोरस से। चूंकि आंबिक है वो यवनों को क्या कर रहा है? आक्रमण करने के लिए न्योता देता है। तो चाणक्य और सिंहरण है वो वार्तालाप कर रहे होते हैं, तभी आंबिक है वो अलका के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। और तब दोनों क्या करते हैं? सिंहरण है वो उस पर क्या है, व्यंग करता है, ठीक है, कि भाई तुम इस षड्यंत्र को कर रहे हो। तब है ये आंबिक से ये बात कौन कहता है? चाणक्य कहता है। तो चाणक्य का कथन है किससे? आंभिक से। कौन सा कथन सिंहरण का नहीं है? विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। गुरुकुल में अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। बताइए। तो देखिए मित्रों, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। जब हेकड़ी दिखाता है किसके सामने? आंभिक के सामने, तो आंभिक कहता है कि तुमने क्या है, विनम्रता वगैरह सीखी नहीं है, किसी के सामने कैसे रहा जाता है ऐसे उत्तर दे रहे हो। तो ये बात सिंहरण की है। गुरुकुल में अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं, तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी। तो वो कहता है केवल गुरु की आज्ञा ही श्रोधार्य है, उसके बाद में सारी अवज्ञाएं हैं।
ये बात भी सिमरन की है। प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना वाली बातें हैं वो भी कही जा रही हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों कथन है चंद्रगुप्त का। किसका कथन है? चंद्रगुप्त का कथन है। जीवन काल के भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है, दूसरों को लाभ भी पहुंचाता है, ये किसका कथन है? ये भी सिमरन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कथन किसका किससे है? सिमरन का चंद्रगुप्त से, सिमरन का चाणक्य से, चंद्रगुप्त का चाणक्य से, चंद्रगुप्त का अलका से। बताइए। तो देखिए, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये जो कथन है दोस्तों चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य से कहा गया है। प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। कथन किसका किससे है? अलका का सिमरन से, सिमरन का चाणक्य से, सुवासनी का सिमरन से, मालविका का चंद्रगुप्त से। प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और आप चलना बंद कर देता है। अलका ने ये बात सिमरन से कही है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। कथन किसका किससे है? सिमरन का मालविका से, सिमरन का अलका से, सिमरन का चंद्रगुप्त से, सिमरन का चाणक्य से। बताइए। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। तो ये जो कथन है दोस्तों वो कहा है सिमरन ने। किससे कहा है? अलका से कहा है। पहले ही खंड में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई चंद्रगुप्त की आंबिक के जाने के बाद में चंद्रगुप्त जो सिमरन है उसकी मुलाकात किससे होती है? अलका से होती है। और अलका और यहाँ पर उसके बीच में थोड़ा सा प्रेम का अंकुर है या उनकी बातचीत है वो होती है, और वो कहती है कि भाई तुम्हें अपने देश है वो चलाएं, तुम जैसे वीरों की आवश्यकता है। आगे चलते हैं कि जब भी दिक्कत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। कथन किस पात्र का है? फिलिप्स, देववल, नंद, आम्भिक। बताइए। मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। तो ये कथन है दोस्तों किसने कहा है? नंद ने कहा है। नंद द्वारा प्रयुक्त बसंतोत्सव की रानी, अभिनयशाला की रानी शब्दावली किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुई है? अलका, कल्याणी, मालविका, सुवासनी। तो देखिए नंद है वो कुसुमपुर में दोस्तों एक वसंतोत्सव का आयोजन करवाता है, और वहां पर वो वसंतोत्सव की रानी है। अभिनयशाला की रानी किसको बनाता है? सुवासनी को बनाता है। नंद वक्रनाश के कुल के किस व्यक्ति को अपने अमात्य वर्ग में शामिल करता है? यानी जो नंद है वो वक्रनाश के कुल के किस व्यक्ति को अपने अमात्य वर्ग में शामिल करता है? शक्टार, राक्षस, वररुचि, चाणक्य। बताइए। जब सुवासनी गीत गा लेती है, राक्षस भी गीत गा लेता है, तब कुछ लोग हैं वो कहते हैं वक्रनाश के कुल के वंश की जय हो। कि तुम कौन हो कि इसका नाम राक्षस है? तब वो कहता है कि तुम तो बड़े काम के व्यक्ति हो, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में शामिल हो जाओ। तो यहाँ पर राक्षस के लिए यहाँ पर शामिल करता है। वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था, सो भी क्यों? एक मंत्री शक्टार के लिए। प्रतिवेशी का यह कथन किसके बारे में है? चाणक्य के बारे में, दांडयान के बारे में, वररुचि के बारे में, चाणक्य के बारे में। बताइए। वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था, सो भी क्यों? एक मंत्री शक्टार के लिए।
प्रतिवेशी का यह कथन किसके बारे में है? तो देखिए ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा किसके बारे में? चाणक्य के बारे में। चाणक्य के पिता का नाम था चाणक्य और वो क्या करता है? ब्राह्मण पूछता है कि तुमने शक्टार को मंत्री बंदी क्यों बनाया, उसे मार क्यों डाला है? नंद कहता है कि मैंने उससे कहा था कि भाई वो बंदी है, ठीक है, लेकिन वो मानता नहीं है, सभी को भड़काता है। तो ये चाणक्य के बारे में कहा गया है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रतिवेशी के कथनानुसार नंद किस धर्म का अनुयायी हो जाता है? बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक में प्रतिवेशी के कथनानुसार नंद है वो किसका हो जाता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो इस तरह नंद तो किसका अनुयायी है? बौद्ध धर्म का। और चाणक्य किसका समर्थन करता है? वैदिक धर्म का। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म दोनों धर्मों में भी संघर्ष देखने को मिलता है। हे लाज भरे सौंदर्य बता तो मौन बने रहते हो क्यों, गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है? सुवासनी, अलका, कार्नेलिया, मालविका, बताइए। तो ये इस नाटक का दोस्तों पहला गीत आता है, जिसको कौन गाती है? जिसको गाती है अभिनयशाला की रानी, वसंतोत्सव की रानी कौन? सुवासनी। कुसुमपुर का वसंत का उत्सव का आयोजन होता है, वहां पर गाती है। निकल मत बाहर दुर्बल आहे लगेगा तुझे हंसी का शीत, गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है? राक्षस, अलका, सिंगरण, मालविका, बताइए। निकल मत बाहर दुर्बल आहे, तो ये जो गीत है पहले सुवासनी गा देती है, फिर राक्षस गाती है और वो अभिनय पूर्ण मान करती है। मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा, कथन किस पात्र का है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, सिकंदर। तो ये जो कथन है दोस्तों यहाँ पर ये क्या कर रहा है? चाणक्य है, चाणक्य सोच रहा है, चाणक्य का कथन है। निम्न में से कौन सा कथन राक्षस का नहीं है? मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक, इतना ही कि संसार दुख में है। ये बहुत ही शानदार कथन है राक्षस का। मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ। दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, परंतु जीवन व्यर्थ है, मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए मैं 100 बार मरूंगा। बताइए। तो देखिए पहला है वो किसका है? राक्षस का कथन है। दूसरा भी राक्षस का कथन है। तीसरा है वो राक्षस का कथन नहीं है। ये किसका कथन है? ये सुवासनी का कथन है। सुवासनी का कथन है, परंतु जीवन वृथा है, मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार, उसे पाने के लिए, ये भी राक्षस का कथन है। सुवासनी राक्षस से आकर कहती है कि किसी ब्राह्मण ने मेरा क्या किया है? अपमान किया है, तो तुम उससे बदला लो। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं, ठीक है, बौद्ध धर्म का समर्थक हूँ, ये बात कहता है। तब वो कहती है कि भाई दुराचारी को सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, बौद्ध तुम स्वीकार कर लो, बौद्ध धर्म इसका समर्थन करता है, तुम शुद्ध हो जाओगे तो हम दोनों क्या है, पति पत्नी बन करके रहेंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए तीसरा है वो किसका है? सुवासनी का है। तक्षशिला में रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है, मैं अपने कई बाल सहचरों को भी ना पहचान सका, चंद्रगुप्त के इस कथन की पूर्ति कीजिए। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष। तक्षशिला में रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है, मैं अपने कई बाल सहचरों को भी ना पहचान सका, इस कथन की पूर्ति कीजिए। तो देखिए तक्षशिला में कितने वर्ष? 5 वर्ष रहने के कारण। ये बात है वो कौन कहता है? चंद्रगुप्त कहता है। किससे कहता है? मगध की राजकुमारी नंद की बेटी किससे कहता है? कल्याणी से कहता है। कल्याणी से कहता है। यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, मैं इसका फल चखा दूंगा, मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। कथन किसका है? राक्षस, नंद, वरुचि, दांड्यायन। तो देखिए ये जो कथन है दोस्तों राक्षस का है। क्या होता है कि नंद की जो बेटी है कल्याणी, उसका विवाह का संदेश किसको भेजा जाता है? वो भेजा जाता है पर्वतेश्वर के लिए।
पर्वतेश्वर के लिए। पर्वतेश्वर के लिए भेजा जाता है, लेकिन पर्वतेश्वर यह कहकर के इनकार कर देता है कि एक बौद्ध धर्म के अनुयायी शूद्र कुल के वंशज के बेटी पुत्री के साथ में मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। तो ये क्या है, राक्षस पर कहता है कि ये उसका गर्व नहीं है, धर्म का दम्भ है, मैं इसका फल चुका दूंगा। ठीक है, राक्षस का ये कथन है। आगे चलते हैं। राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। कथन किस पात्र का है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, दांड्यायन, सिंगरण। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये किसके द्वारा कहा गया है? चाणक्य के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा है? चाणक्य के द्वारा कहा गया है। राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। कथन किसका किससे है? राक्षस का चाणक्य से, चाणक्य का नंद से, राक्षस का कल्याणी से, चाणक्य का राक्षस से। बताइए। तो जब पर्वतेश्वर है वो विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा करके जो सूचना लेकर के आते हैं सैनिक वगैरह, तब वहां पर भी कल्याणी होती है। राक्षस कहता है कि उसके धर्म का दम्भ है। ठीक है, तब वो कहती है कि भाई आप पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, उस सैनिकों का सेनापति बना करके मुझे उसके साथ में युद्ध करने के लिए भेजिए, और मैं उसको उसका साथ दे करके, युद्ध में साथ दे करके उसको नीचा दिखाऊंगी। तब राक्षस कहता है किससे? कल्याणी से कहता है कि राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे आप हम लोगों की छोड़ देना चाहिए। तो ये राक्षस का कल्याणी से कथन है। चंद्रगुप्त क्या सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था? धर्म नीति, युद्ध नीति, राजनीति, अर्थनीति। बताइए। चंद्रगुप्त क्या सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त किसके लिए जाता है? युद्ध नीति के लिए जाता है। मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। कथन किसका है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस, सिंहरण। तो ये जो कथन है दोस्तों वो किसका है? चाणक्य है। यहाँ पर प्रतिशोध की भावना से प्रतिज्ञा करता है। निम्न में से कौन सा कथन चाणक्य का नहीं है? यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। अब केवल पाणिनि से काम ना चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। जिसने स्वयं युब मघो नाम तद्यते सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था। कौन सा कथन है वो चाणक्य का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पहला जो कथन है वो भी किसका है? चाणक्य का है। दूसरा भी किसका है? चाणक्य का है। और तीसरा तो यहाँ पर कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया है। तो मैं कह रहा हूं कि शायद आपको यही कथन है, आपको सीधा का सीधा उठ करके आ सकता है कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। चाणक्य का बहुत ही सुपर गोल्ड कथन है ये। तो तीसरा कथन भी है। ये जो कथन है दोस्तों वररुचि का है। दिक्कत क्या होती है कि नंद के साम्राज्य में जाकर के चाणक्य कहता है कि भाई भारत पर आक्रमण होने वाला है, आप जाकर के पर्वतेश्वर की सहायता करिए। लेकिन नंद इसलिए पर्वतेश्वर की सहायता क्यों करेगा जब उसकी बेटी का विवाह का प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया है। पर्वतेश्वर पे क्यों आक्रमण हो रहा है? क्योंकि वो अपनी बेटे का विवाह ठुकरा देता है, नंद की बेटी का, अपने बेटे के लिए। अपनी बेटी का विवाह वो किससे कहता है कि मैं कायर कुल के आम्बिक से नहीं करूंगा, यानी गांधार नरेश का जो राजकुमार है तक्षशिला का आम्बिक, उससे वो ठुकरा देता है। तो आम्बिक उसको शत्रु बना लेता है और वो यवनों को न्योता देता है कि क्या करो, इस पे पर्वतेश्वर पे आक्रमण करो। तो सारी जो लीला है वो विवाह के खेल से चल रही है, जिसने स्वयं, ठीक है, तो ये वररुचि का कथन है। तो चाणक्य को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना लिया जाता है तब आकर के उससे मिलते हैं राक्षस और वररुचि। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या है, पाणिनि के कुछ सूत्रों को मेरे लिए लाना होगा ताकि मैं उन पे क्या लिख सकूं, वार्तिक लिख सकूं। कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक दोस्तों उसके प्रसिद्ध है ही हैं।
मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को एक सूत्र में नहीं बांध सकता। मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथों में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। कथन किस पात्र का किससे है? चाणक्य का चंद्रगुप्त से, चाणक्य का वररुचि से, चाणक्य का नंद से, चाणक्य का पर्वतेश्वर से। तो ये दोस्तों जो कथन है वो किसका है? ये भी है चाणक्य का, हो जाएगा आपका वररुचि से कथन हो जाएगा। ठीक है, जब ये बात वररुचि कहता है कि वो केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी है, तो ये बात पर चाणक्य कहता है कि मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को एक सूत्र में नहीं बांध सकता। अगला कथन है, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। कथन किस पात्र का है? सिंहरण, सेल्यूकस, आम्भिक और गांधार नरेश। तो आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, ये जो कथन है दोस्तों किसने कहा है? आम्बिक ने जाकर के कहा है। उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आम्बिक से मैं अपने लोक विस्तृत कुल की कुमारी का विवाह ना करूंगा। उसने वितस्ता के इस पार पर अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। गांधार नरेश उक्त कथन में किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, नंद। तो किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों? ये कर रहे हैं पर्वतेश्वर के बारे में। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पर्वतेश्वर है वो पंचनद नरेश है, यानी कि पंजाब का राजा है, जिसे कि पोरस के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो सबसे पहले इसी राजा ने अपने को अड़ाया था। ठीक है। तो पोरस क्या करता है? अपनी बेटी का विवाह का जो प्रस्ताव है वो आम्बिक को क्या कर देता है? ठुकरा देता है कि मैं आम्बिक से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, और उसे बुरे शब्दों में अपमानित भी करता है, जिससे कि आम्बिक है वो उससे दुश्मनी बांध लेता है और वो यवनों को आक्रमण के लिए ललकार देता है। इसके अलावा पोरस है वो नंद की बेटी के विवाह प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है, जिससे कि नंद भी क्रुद्ध हो जाता है और चाणक्य की सहायता मांगने पर भी नंद उसकी सहायता के लिए सैनिक नहीं भेजता है। इसके अलावा क्या कर देता है? चाणक्य को बंदी बना लेता है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। कथन किसका किससे है? कार्नेलिया का फिलिप्स से, कार्नेलिया का अल्का से, अल्का का कार्नेलिया से, अल्का का सेल्यूकस से। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये अल्का का किससे कथा कहा गया है? सेल्यूकस से कहा गया है। देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपको स्मरण किया है। क्या होता है कि जब आम्बिक पर पुल बन रहा है उसका नक्शा मालविका बनाती है, और मालविका वो नक्शा किसको दे रही होती है? अलका को दे रही होती है। लेकिन तभी सेल्यूकस आ जाता है और उनको बंदी बना करके वो तो भाग जाती है, सिंहरण वगैरह चला जाता है लेकर के नक्शा, लेकिन अलका को ले जा करके वो कहाँ खड़ा कर देता है? गांधार नरेश के पास में ले जाता है। लेकिन गांधार है वो एक क्या है? लाचार शासक है, अपने बेटे के आगे लाचार हो चुका है। और अलका है वो कहती है आप मुझे या तो दंड दीजिए या फिर मैं यहाँ से संन्यास होने के लिए जा रही हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। और वो वहां से चली जाती है। गांधार नरेश अपने बेटे को समझाता है, लेकिन वो कहता है अब तो बात निकल गई है, अब यदि मैं कुछ भी दिक्कत करूंगा तो सीधे पहले गांधार पे आक्रमण होगा, तो अब मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। उसके बाद में वन में जा रही है अलका, तब वहां पर सेल्यूकस से उसकी मुलाकात होती है, तब ये बात वो कहती है। अलका का सेल्यूकस से कथन है। देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपको स्मरण किया है, आपका यश सुनकर आपसे उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। एनिसा क्रिटीज का यह कथन किससे कहा जा रहा है? चाणक्य से, वररुचि से, दांड्यायन से, अरस्तु से। बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों किससे कहा जा रहा है? दांड्यायन से कहा जा रहा है। ठीक है, दांड्यायन का आश्रम है वहां पर,
ठीक है? और बड़े ही संत महात्मा पहुँचे हुए हैं, सभी जाते हैं वहाँ पर। कार्नेलिया भी संगीत वगैरह की शिक्षा है वहाँ पर, भारतीय दर्शन को पढ़ने, संगीत की शिक्षा लेने के लिए जाती है। भूमा सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। कथन किसने कहा है? चाणक्य ने, सिकंदर ने, गांधार नरेश ने, दांड्यायन ने। बताइए। तो देखिए सिकंदर का क्या है, एक सैनिक है एनिसाक्रेटिस, वो आता है और वो कहता है कि भाई हमारा सिकंदर है, देवपुत्र है, वो आपसे कुछ ज्ञान चाहते हैं, आप चलिए। वो कहता है कि अब तुम मुझे नहीं ले जा सकते, उसको आना है तो यहाँ पर आ जाए। तुम, भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है तो उसको छीनने वाला ही भगवान है, तो मैं मनुष्य की इच्छा पर क्यों जीऊं, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। तो ये कौन कहता है? कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है किसने? दांड्यायन ने कथन कहा है। तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला। उद्वेग नहीं मिटा, हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। दांड्यायन का यह कथन किसके प्रति है? चाणक्य, सिकंदर, अलका, सेल्यूकस। बताइए। दांड्यायन का यह कथन किसके प्रति है? तो ये जो कथन है दोस्तों, ये चाणक्य के प्रति है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। दांड्यायन का यह कथन किससे कहा गया है? सिकंदर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, एनिसाक्रेटिस। तो देखिए, जब एनिसाक्रेटिस वापस लौट जाता है, वो कहता है कि यदि सिकंदर देव विजेता तुमको दंड देंगे तब भी नहीं जाओगे। तो वो कहता है कि ऐसा ही जा करके मैं सिकंदर को बता दूंगा। सिकंदर स्वयं मिलने आता है, वो कहता है कि भाई, तब वो दांड्यायन उसको आशीर्वाद देता है कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले। वो कहता है मुझे और कुछ आशीर्वाद चाहिए, मुझे इस पूरे संसार को विजय का आशीर्वाद दीजिए। तब वो कहता है कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में यानी हार में ही होता है, राज सत्य सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, विजयों से नहीं बढ़ सकती है। तो ये कथन किससे कहा गया है? ये कथन दांड्यायन ने सिकंदर से कहा है। सिंधु का यह मनोहर तट मेरी जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, यह कितना निसर्ग है, कितना सुंदर है। कथन किसका है? अलका, सुवासनी, मालविका, ये मालविका है दोस्तों, कार्नेलिया। तो ये जो कथन है वो किसका है? कार्नेलिया का हो जाएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, दूसरे अंक के शुरुआत में ही ये बात कही जा रही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा गाया जाता है? सुवासनी, कार्नेलिया, राक्षस, अलका। तो ये गीत है दोस्तों, आप जानते हैं, कक्षा 12 में भी लग रहा है ये। तो ये बहुत सारे पाठ्यक्रमों में शुरू से हमने पढ़ा है। कार्नेलिया का प्रसिद्ध गीत है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये दूसरे अंक का दोस्तों, पहले ही खंड का, ठीक है, पहले खंड का गीत है। तो पहले अंक में हमने 2 गीत पढ़े। लाज भरे सौंदर्य बता दो, लुक छिप कर चलते हो क्यों। दूसरा जो गीत है वो राक्षस के द्वारा गाया गया था, निकल मत मेरी दुर्बल आए, लगेगा तुझे हंसी का शीत। और दूसरे अंक का ये पहला गीत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इसके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश वे निमग्न हैं। कथन किस पात्र का है? सेल्यूकस, सिकंदर, फिलिप्स, एनिसाक्रेटिस। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो सिकंदर के द्वारा एनिसाक्रेटिस से कहा जा रहा है। वो कहता है कि हम यहाँ पर आक्रमण में लगातार चिंतित हैं और इस देश को कोई भी परवाह है ही नहीं है। एक तरफ वो पर्वतेश्वर है, उसने थोड़ी बहुत सेना है वो दूसरी तरफ लगा रखी है कि जब वो आएंगे पार करके तो उनसे युद्ध लड़ लेंगे। पता नहीं क्या है, ये युद्ध लड़ना जानते हैं या इनकी इच्छा नहीं है। तलवार तो कवि का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना भी पुण्य नहीं है, पाप नहीं पुण्य है। फिलिप्स का यह कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस, एनिसाक्रेटिस। तो ये कथन है किसके बारे में कहता है? फिलिप्स कहता है किसके बारे में? सेल्यूकस के बारे में कहता है।
क्यों कहता है? जब दूसरे अंक के पहले खंड में कौन गा रही है? कार्नेलिया गीत गा रही होती है, तभी फिलिप्स वहां पर आता है। फिलिप्स उसको छेड़ देता है, हाथ पकड़ लेता है, चंद्रगुप्त आकर के उसको बताता है, ये बात सेल्यूकस को पता चलती है। तभी क्या है, अब जो कार्नेलिया है वो दांड्यान के आश्रम पे क्या सीखने जाती है? भारतीय शिक्षा, भारतीय संगीत का पाठ भी सीखने जाती है। वहीं पर अलका आती है, और अलका किससे मिली हुई है? सिंगरण वगैरह से, मालविका वगैरह से उनसे मिली हुई है। नक्शा है वो मालविका के माध्यम से सिंगरण को पहुंचाती है। तो आम्बिक कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई षड्यंत्र चल रहा है, दांड्यान का आश्रम उसका केंद्र है और अलका भी उसमें शामिल है। तो ये बात को फिलिप्स को पता चलती है, तो वो फिलिप्स अपनी बात को छुपा करके सिकंदर से कहता है कि इसकी जो बेटी है वो क्या है? षड्यंत्र में शामिल है। तो सेल्यूकस से ये बात बारे में कहा जा रहा है। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज अम्बिक समझने की भूल ना होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। कथन किसका किससे है? चंद्रगुप्त का सिकंदर से, चाणक्य का सिकंदर से, चाणक्य का सेल्यूकस से, चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो किसका कथन है? ये है चंद्रगुप्त का। किससे? सिकंदर से कथन है। सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात कहाँ पर होती है? सबसे पहले दांड्यान के आश्रम में होती है। कार्नेलिया से भी वहीं पर मुलाकात होती है। जंगल में जा रहे होते हैं चाणक्य और कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को प्यास लगती है, चाणक्य पानी लेने चला जाता है, चंद्रगुप्त सो जाता है, तभी एक व्याघ्र आता है, उससे रक्षा करता है कौन? सेल्यूकस, बाण मार करके। तब वो अपने शिविर पर उसको न्योता देता है चंद्रगुप्त के लिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य जाते हैं, तभी सिकंदर से मुलाकात होती है दोबारा। और सिकंदर कहता है कि भाई अब तो तुम भावी सम्राट बनने वाले हो, क्योंकि भावी सम्राट बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? दांड्यान ने की थी। और तुम्हें क्या है, अब तो बिल्कुल भी इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी सहायता करने वाले हैं। वो कहता है कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शासक बनने के लिए न्योता नहीं दे सकता। चंद्रगुप्त का सिकंदर से कथन है। स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। चंद्रगुप्त का यह कथन किससे कहा गया है? सिकंदर, आम्बिक, फिलिप्स, एनिसाक्रिटीज। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो आम्बिक से कहा गया है। आम्बिक भी वहां पर होता है। जब देश में युद्ध हो, सिंगरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने का भी निश्चित आशा है। कथन किसका है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, मालविका। तो यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त है, अलका है, और तुम्हारे कौन? चाणक्य हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि भाई मालव को समाचार मिला है कि नहीं मिला है, सिंगरण जन जाने कब आएगा। तब जो चाणक्य है वो कहता है कि जब आकाश से बादल घिरा हुआ हो, हवाएं चल रही हो, इस तरह का मौसम हो, तो किसकी आशा करनी चाहिए? बरसात की। तो जब देश में युद्ध है और सिंगरण मालव को समाचार मिला है, तब उसके आने की निश्चित ही आशा है। तो ये चाणक्य का कथन हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके 50 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आपका 1.5 जो अंक है वो तो लगभग आपका पूरा हो चुका है 50 क्वेश्चनों के माध्यम से। शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन तो वैसे ही थे इसमें, इससे संबंधित नाटक से। तो लगभग आपके 60, 70, 80 क्वेश्चन और बन सकते हैं, 50-60 क्वेश्चन और बन सकते हैं। उनमें आपका जो पूरा पूरा नाटक है वो अच्छी तरह से रिवाइज आपका हो जाएगा। यदि आपने राम की शक्ति पूजा है, चाहे जितनी भी रचनाएं आपकी लगा रखी हैं, वो सारी आप पढ़ करके देखिएगा, क्वेश्चन करके देखिएगा। समय बहुत कम है, तो आप जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ की दोस्तों आवश्यकता है, तो टेलीग्राम पे जुड़ करके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।